खुशामद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बजट के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन और आज इक़्तिसादी सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट पेश की जा रही है। अब तो कुछ देर में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले में हो जाए और इसके खद्दोखाल जो हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आ गए हैं जिस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। फिर जब ये बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट पेश होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके अहम पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे तो हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू कर सकेंगे। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक जो अगले माली साल के लिए मुआशी नमू का हदफ है वो 5% मुकर्रर किया गया है, जबकि पिछली मरतबा 4.8% मुकर्रर किया गया था, लेकिन ग्रोथ 6% के करीब रही है। इस मरतबा 6% की बजाय हदफ जो है वो 5% मुकर्रर किया गया है। तो इसकी वजह क्या है, एक तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर जो तीनों पैदावारी शोबे हैं, मिसाल के तौर पर ज़रई शोबे का जो पैदावारी हदफ है वो 3.5% का इसका हदफ रखा गया था, लेकिन इसके मुकाबले में 4.4% हासिल किया गया। सनदी शोबे का जो ग्रोथ है वो या पैदावारी हदफ है वो 6.6% तय किया गया था और 7.2% हासिल हुआ। खदमात के शोबे का जो पैदावारी हदफ है वो 4.7% रखा गया था और उसके मुकाबले में 6.2% हासिल हुआ। यानी इन तीनों बड़े शोबों में जो है वो हमें ग्रोथ देखने में आई और जो हदफ मुकर्रर किया गया था उससे ज़्यादा हासिल हुआ, जो कि खुशाइन था और इसी वजह से मजमूई ग्रोथ में इजाफा देखने में आया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो औसत महंगाई की जो शरह का हदफ है वो 8% मुकर्रर किया गया था, लेकिन ये 13.3% रहा, यानी महंगाई हमारे हदफ से बढ़ गई। और इसी तरह से जो हमारे मजमूई सरमायाकारी का हदफ था उसके मुकाबले में वो कम रहा। फिर इम्पोर्ट का हदफ हम अपने हदफ से काफ़ी ऊपर चले गए। तो और इसके अलावा जो ज़राअत है उसकी भी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं जो आगे जाके हम उस पर बात करते हैं। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा जीडीपी से करते हैं और फिर इन जीडीपी के जो तीनों कंपोनेंट्स अहम हैं उसमें जो ग्रोथ हमने देखी है तवक्को से ज़्यादा और हदफ से ज़्यादा, उसकी वजूहत क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है। और फिर ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस मरतबा हमने 6% की ग्रोथ हासिल की तो अगला जो टारगेट है वो 5% का क्यों रखा गया है। मेरे साथ डॉक्टर अकमल हुसैन मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं और टैक्स अमूर पर काफ़ी आपको काफ़ी ग्रिप है आपकी। और हैदर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर अकमल हुसैन साहब, सबसे पहले तो आप जीडीपी का जो हदफ है हमने रखा 4.8%, हासिल हुआ 6% और इस मरतबा हम 5% रख रहे हैं, क्या वजह आप देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसकी वजह यह है जी कि जो हुकूमत ने हिकमत अमली बज़ाहिर इख्तियार की है वो IMF के फ्रेमवर्क के तहत की है, जिनसे आपने लोन लेना है, इमरजेंसी लोन। तो IMF की जो बुनियादी हिकमत अमली की जो जुज़्व है वो ये है कि वो GDP ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं इस मकसद के लिए कि आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस हों। क्योंकि IMF का जो बुनियादी मकसद ये नहीं है कि आपके लोगों की खुशहाली हो या आपकी मईशत लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा पक्की और ताकतवर बने। उनका मकसद ये होता है कि वो आप के इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स जिनकी उनकी नज़र में जिसकी वजह से आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है और जिसकी वजह से आप उनके पास आए हैं पैसे लेने, तो आप पैसे वापस करने के काबिल हो जाएं। तो इसलिए वो करते ये हैं कि आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करने के लिए ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। ये एक बड़ा खुंडा एक हथियार है इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करने का। मेरी अपना नज़र में अगर हुकूमत इनसे नेगोशिएट सही तरीके से करे तो उस सूरत में वो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस करने के साथ साथ जीडीपी ग्रोथ को बजाय कम करने के उसको तेज़ करना चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए। 6% एक्चुअली 5.97% जो पिछले साल हुई है ग्रोथ, ये उनको हुकूमत को ये टारगेट 6% पे ही रखना चाहिए या 6.6% पर जीडीपी का टारगेट रखना चाहिए। और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं आपके उनको आप रिड्यूस करें शार्पली और सिर्फ जो ऐसे इंपोर्ट्स करें जो कि आपके जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। यानी
इंडस्ट्रियल इनपुट्स करें आप इंपोर्ट, मशीनें करें, स्पेयर पार्ट्स करें ताकि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो सीधी हायर जीडीपी ग्रोथ के अंदर जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हायर ग्रोथ करेंगे तो आपकी जो अफरात ज़र है उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जब ज़्यादा अशियाँ आएंगी तो मार्केट के अंदर तो वो उस सूरत के अंदर फिर उनकी कीमतें भी कंट्रोल में आ जाएंगी। सप्लाई के ज़रिए आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अगर आपने ये जो मैंने अर्ज़ किया है हिकमत अमली, इसको छोड़ देते हैं और आप वही चीज़ करते हैं जो IMF आपको कह रही है और आप अपना GDP ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, तो इसके दो नुकसान होंगे इस हुकूमत को। एक तो ये है कि आपकी गुर्बत और बेरोज़गारी और भी बढ़ेगी। जब GDP ग्रोथ स्लो होती है तो नौकरियां कम मिलती हैं लोगों को और गुर्बत बढ़ती है। और दूसरा ये है कि आपकी जो अफरात ज़र है उसके अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होगा। क्यों इजाफा होगा? क्योंकि IMF वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आप अपनी सब्सिडीज़ वगैरह सारी विड्रॉ करिए। क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है? पैसे हमारे से लेते हैं और आगे जाके सब्सिडीज़ देने शुरू कर देते हैं लोगों को। तो उनको IMF को ये बताना चाहिए कि जी हम सब्सिडी ज़रूर रिड्यूस करेंगे, मगर जो अमीर बड़े बड़े सरमायादार हैं और बड़े बड़े अमीर लोगों को आपने 1.3 खरब रुपए 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ की उनको कंसेशंस दी हुई हैं, टैक्स की और दूसरी सब्सिडीज़, उनको हम विड्रॉ कर लेते हैं और गरीबों की सब्सिडीज़ हम बढ़ाना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी सब्सिडी जो गरीब को देने की ज़रूरत है, जो इस वक्त भूख का शिकार है, वो उसके खाने पीने की अशिया के ऊपर आप सब्सिडाइज करें। बिल्कुल सही है सर। आगे तजावीज़ क्या है ये तो इस पर हम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ही सादा अंदाज में और इतने ऐसा अंदाज में आपने समझा दिया, मेरा ख्याल है हर शख्स को समझ आ गई कि हम अपना GDP का टारगेट क्यों कम कर रहे हैं। IMF की वजह से कर रहे हैं और IMF चाहता है कि हमारा करंट अकाउंट खसारा कम हो, हमारी इंपोर्ट्स कम हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर इकरामुल हक साहब कि हम अपनी इंपोर्ट्स को जब हम कम करने के लिए जाते हैं तो पिछली मरतबा जब हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है तो एक तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं, और दूसरा ये कि अगर हम अपना इंपोर्ट बिल कम करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, जैसा कि अभी डॉक्टर अकमल साहब भी फरमा रहे थे। तो हम कहाँ पर कट लगा सकते हैं? क्या हम पिछले साल गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स करते रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है, या ये बढ़ना ही था इन एनी केस ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से? जी, पिछले साल दुनिया के अंदर जो चीज़ों की कीमतें थी, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स की थी या दूसरी थी, उनमें काफ़ी इजाफा हुआ, क्योंकि पहले कोविड था, सप्लाई चेन्स दुनिया में डिस्टर्ब थी। फिर बाद में ये आपने देखा रूस और जो है वो यूक्रेन की लड़ाई की वजह से भी ऑयल मार्केट जो है इस वक्त उसमें 120-125 डॉलर पर बैरल का तेल जो है वो जा रहा है। तो हमारी इकॉनमी चूँकि ज़्यादा इंपोर्ट बेस है, यानी जो ज़्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसमें भी से बहुत सा हिस्सा जो है वो ऐसा होता है जो कि हम मंगवाते हैं और फिर उसको दोबारा उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब हालत तो ये थी कि हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कॉटन बेल्स भी हमें 1-2 साल जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ी। तो तवाज़ुन पैदा करने के लिए अभी ठीक उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि हमें एक तो गैर ज़रूरी जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर कदगर लगानी चाहिए। उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप उसके ऊपर हैवी फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी लगाएं ताकि आपके टैक्सेस भी बेहतर हो जाएं। और दूसरा ये हो सकता है कि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, जो चीज़ें आप बाहर से मंगवाते हैं उसी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पैदा करें और उससे फिर हम अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर किसी हद तक जो है। और फिर आपने देखा कि इस दफ़ा हमें अब बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, शुगर भी पिछले दिनों में हमने इंपोर्ट की, कपास भी की। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें अपनी जो एक्सपोर्टेबल बल्कि यहाँ से सरप्लस निकालना चाहिए, अपनी जो ज़राअत है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसके प्रोसेस को वहाँ पे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना चाहिए। हमारी पर यील्ड इस एरिया में सबसे कम है, तो फूड सिक्योरिटी बहुत नंबर 1 पर आती है। फिर हमारे यहाँ
लागत का मसला भी है, एनर्जी साइड बहुत महंगी है, रिन्यूएबल की तरफ हम गए नहीं हैं, उसकी वजह से भी फिर ये होता है कि हम कंपेटिटिव भी नहीं रहते हैं और अच्छी चीज़ें भी नहीं बना पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर होलिस्टिकली देखा जाए तो हम एक लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकते हैं और उसमें हमें अपनी शरह नमू को कम नहीं करना चाहिए बल्कि बढ़ाना चाहिए और IMF को बताना चाहिए कि हम जहाँ तक उनका मुतालबा है अपना फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कंट्रोल कर लेंगे, कुछ टैक्सों की बेस राइट सर बिल्कुल सही है सर। बाकी गुफ्तगू हम वापस आके बेस कंटेंट पे बात करते हैं सर। खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा। अभी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आप देख रहे थे, मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, खुर्रम दस्तगीर साहब की, एहसन इकबाल साहब की। कहा गया कि ग्रोथ तो दिखाई है पिछली हुकूमत ने लेकिन ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी। हम जो ग्रोथ लेकर आएंगे ये सस्टेनेबल होगी और इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का मसला ये है कि अगर हम ग्रोथ दिखाएं तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, लेकिन पिछली हुकूमत की ग्रोथ में यही प्रॉब्लम था और हम जो ग्रोथ लेकर आएंगे उसमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अपने अहदाफ के साथ साथ जो पिछली हुकूमत की पॉलिसियों पर भी काफ़ी तनकीद की गई है। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर अकमल हुसैन साहब मौजूद हैं, इकरामुल हक साहब मौजूद हैं, अशफाक तोला साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल समी खान साहब मौजूद हैं और जावेद कुरैशी साहब मौजूद हैं। मैं सबको दोबारा खुशामद कहूँगा और माज़रत चाहता हूँ क्योंकि चूँकि हम लाइव चले गए इसलिए आपको इंतजार की ज़हमत उठाना पड़ी, लेकिन हम इसकी रोशनी में अब शायद मज़ीद गुफ्तगू कर सकें। लेकिन पहले जावेद कुरैशी साहब, शायद आपने जाना है, आप रहनुमा सिंध ताजिर इत्तेहाद। जावेद कुरैशी साहब, ज़रा आप कल के बजट के हवाले से अपनी एक्सपेक्टेशंस और डिमांड ज़रा रखते जाइए। आपकी क्या तवक्कुआत हैं और आपकी क्या डिमांड्स हैं हुकूमत से बजट में? शुक्रिया आपका कि आपने मुझे देखिए जी, बजट की हमारी जो भी तरजीहात जो होती हैं हुकूमत की, तो बजट तो हम इतने कोई पुर उम्मीद नहीं है कि कल बहुत बेहतर बजट आएगा और जिससे आवाम और ताजिर बरादरी को कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है उसके अंदर इस वक्त इंतहाई परेशान कुन हालात से ताजिर बरादरी गुज़र रही है और आवाम के लिए भी ये इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है। हमने हमेशा हुकूमत से ताउन किया, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे जो इश्यूज़ हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा, तो हमने ये कहा था कि फिक्स टैक्स स्कीम लॉन्च की जाए ताकि आसानी से लोग जो है वो टैक्स नेट ऑलरेडी पहले भी टैक्स देने से इनकार नहीं किया, वो टैक्स देना चाहती है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ IMF की शराइत लेकर जब हमारे हुक्मरान आते हैं तो वो ताजिर बरादरी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। अब सूरत हाल, अब हुकूमत की तरफ से कल वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी आप जो है वो 8:30 बजे बाज़ार बंद होंगे। ताजिर बरादरी तो ऑलरेडी 2 साल से कोविड के सख्त तरीन बहरान से गुजरी है, अभी हम संभल ही नहीं पाए थे। ये कोई नहीं है, हम मुल्क की बेहतरी के लिए ताजिर बरादरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये शराइतें आप ताजिर बरादरी पे जो लगाना चाहते हैं इससे हमें और मुल्क को नुकसान पहुँचेगा, कतई फ़ायदा नहीं होगा। आपने एनर्जी बचानी है तो उसके लिए और तरीक़ेकार है, आप स्टेक होल्डरों को बुलाएं, उनसे बात करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपसे ताउन करेंगे। लेकिन जो आने वाला कल जो बजट है, मैं तो ये कहता हूँ खुदा करे इस आवाम और ये ताजिर बरादरी ये बर्दाश्त कर ले, कल वाला जो आने वाला बजट है वो किसी भी एतबार से को आवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं लाएगा और ना ताजिर बरादरी इससे मुतमईन हो पाएगी। लेकिन इन्होंने, अब हमने कल से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है हुकूमत को, लेकिन 72 घंटे के बाद भी हुकूमत ने अपनी रविश ना बदली तो 72 घंटे के बाद हम अपना लाए अमल का ऐलान करेंगे और हो सकता है हम शटर डाउन की तरफ चले जाएं। हम मुल्क को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन अपने हक की बात करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ताजिर बरादरी बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे चुकी है इस मुल्क के लिए, खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए। एक बुनियादी मुतालबा है आपका कि 8:30 बजे मार्केट्स बंद ना की जाएं, आप ये कह रहे हैं जावेद कुरैशी साहब, ये एक ही मुतालबा है आपका? बिल्कुल असदुल्ला खान साहब, बिल्कुल। इससे आप देखें ना, आप कराची जैसे बिग सिटी, लाहौर, इस्लामाबाद, शावर, हमारे यहाँ का एक ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ दिन के अंदर ख़रीदारी नहीं होती, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप यही फार्मूला आप अपने जो में लगा दें गवर्नमेंट के कि सुबह से 7 से 4 बजे तक का कि आपको डे लाइट के अंदर जो सेविंग करनी है आपको बिल्कुल मिलेगी।
लेकिन आप घुमा फिरा कर ताजिरों के ऊपर वो चीज़ें मुसल्लत करना चाहते हैं कि ताजिर बरादरी, तो पहले ही आप मुझे बताएं कोविड के अंदर किस कदर हमारा नुकसान हुआ है। अभी लास्ट मंथ में जब ईद हमारी गुजरी है, राइट सर, हमारा जो टारगेट था वो आकर 25 और 30 अरब रुपए की सेलें हुई हैं चांद रात को। कहाँ हम 60 और 70 अरब रुपए के एक्सपेक्ट कर रहे थे जी। आप बताएं कैसे हम अपने घर के चूल्हे जलाएंगे? यानी ये हालत होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुल्क कभी भी इस तरीके से, और मईशत की जो हमारा जो इस वक्त हाल है, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं और मेरी तरह करोड़ों पाकिस्तानी भी अल्लाह से दुआ को हैं कि मईशत हमारी मजबूत होगी तो हम आगे चल पाएंगे। मईशत हमारी मजबूत नहीं होगी तो आप ये देख लें। राइट सर, बिल्कुल सही है। चलें पे इस महंगाई के दौर पे जी, आप कह रहे हैं कि ताजिर बरादरी ने पहले भी बड़ा सफर किया है, बिल्कुल ठीक है, आपके मुतालबात हैं। शब्बर जैदी साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। मैं शब्बर जैदी साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूं, लेकिन डॉक्टर अकमल हुसैन साहब के पास पहले मैं जरा एक कमेंट लेने के लिए जाऊंगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी है मिफ्ताह इस्माइल साहब की, वो कह रहे हैं कि जी हमारा, और वही हम पहले भी बात कर रहे थे, अब वो ये कहते हैं कि जी हमने ग्रोथ तो दिखाई है लेकिन ये तजारती खसारा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया कि उससे जो है वो ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। अब हम जो ग्रोथ लेकर आएंगे वो सस्टेनेबल होगी। आपको कैसे लगता है हुकूमत की जो प्लानिंग है कि 5% ग्रोथ रखें, वो सस्टेनेबल हो, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट ना बढ़े, इसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी और ये पॉलिसी आपको कैसी लग रही है हुकूमत की? जी, ये आसन इकबाल साहब ने बेहतरीन नक्शा पेश किया है मईशत की के ढांचे को एक नई सिम्त में ले जाने का। उसमें जो बुनियादी आंसर उन्होंने रखा है वो ये है कि जो मुस्तकबिल की ग्रोथ होगी वो मुसावात, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, यानी मुसावात की बुनियाद के ऊपर होगी। मुसावात की बुनियाद पर ग्रोथ करने का मतलब ये है कि आप जो सरमायाकारी का अमल है और इनोवेशन का अमल है वो सिर्फ अमीर लोगों तक महदूद ना रखें, बल्कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी उस अमल में शामिल करें, सरमायाकारी में, चाहे वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों, और इनोवेशन के अंदर नई सोच के अंदर उनको शामिल करें। तो आपकी जो ग्रोथ सस्टेनेबल सिर्फ उस सूरत में होगी अगर वो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होगी, उसमें पाकिस्तान के दरमियानी तबका और गरीब तबका भी शामिल हो उस ग्रोथ के अंदर। इन्हीं तबकात के लिए ग्रोथ हो और इन्हीं तबकात की सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर ये ग्रोथ हो। तो इसको ये असल में अभी मैंने एक किताब ख़त्म की, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ओरिजिनली विजन ये थी 1948 में। उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो लोगों की सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर होनी ज़रूरी है। तो ये जो उन्होंने एक नक्शा खींचा है कि जी हम इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, तो इसका जो दूसरा आंसर है वो ये है कि अगर आपने इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है तो ऐसे हालात पैदा करें कि मिडिल क्लासेस और गरीब जो हैं वो उस ग्रोथ के अंदर शामिल हों, उन्हीं की सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर ग्रोथ हो और उन्हीं का उस ग्रोथ का फ़ायदा भी हो। तो अब ये करने के लिए एक मोटी चीज़ इनको करनी चाहिए, और ये हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो बजटरी पॉलिसी है वो ये है कि तालीम और सेहत के ऊपर बहुत बड़ा इजाफा करना ज़रूरी है। लोगों की सलाहियतों के बेसिस पे आप कैसे ग्रोथ करेंगे अगर आप तालीम और सेहत के ऊपर नहीं खर्चेंगे? तो IMF जो मर्जी कहे, ये हमें जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की आसन साहब, बहुत लायक शख्स हैं, ये इसको बरूए कार लाने के लिए तालीम, आप हुकूमत अनाउंस कर दे कि जी हम हर शहरी के लिए गारंटी करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी हेल्थ, और उसके लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज भी जनरेट होने शुरू हो जाए। बाकी रह गया ये जो जिस चंगल में पिछले 70 साल में आप फंसते रहे हैं कि जी जब भी आपकी ग्रोथ होती है तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है जो कि IMF कह रहा है कि जी आप ग्रोथ को ही स्लो डाउन कर दें करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। भाई जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप ग्रोथ को कम करने की बजाय उसको एक्सेलरेट करें और एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ करें। आप ऐसी अशिया
मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करें, जैसे ये अल्टरनेटिव एनर्जी के या सोलर पैनल्स और इस तरह की जिनकी ग्लोबल डिमांड है, वो मुल्क के अंदर आप प्रोड्यूस करके उनको एक्सपोर्ट करें, हाई टेक्नोलॉजी गुड्स को एक्सपोर्ट करें, आप सॉफ्टवेयर कंपनीज को फ़रोग दें, उनके ज़रिए एक्सपोर्ट करें। तो अगर आपकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी तो फिर आपका ग्रोथ भी होगी और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी नहीं होगा। आखिर में मैं ये कहूंगा कि ये बजट डेफिसिट की कहानी डालते रहते हैं ना IMF वाले कि जी बजट डेफिसिट कंट्रोल करें, वो 1 मिनट में मैं उसका अर्ज कर दूं कि बजट डेफिसिट बजाते खुद उस पर कोई खराबी नहीं है। खराबी तब आती है अगर बजट डेफिसिट गैर जरूरी अशिया पे, गैर जरूरी अखराजात की बुनियाद पर डेफिसिट जनरेट हो, फिर तो बुरी चीज़ है। मगर अगर आप प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर रही है हुकूमत, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके नतीजे में डेफिसिट हो रहा है, तो वो तो अच्छी चीज़ है। फिर आपकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के नतीजे में वो बजट डेफिसिट रिड्यूस होगा रेवेन्यू के इजाफे के नतीजे में। बिल्कुल सही है, राइट सर। अब ये जो एक डिबेट है कि हमारी ग्रोथ जो है हमें 6 की बजाय 5 पर रखनी चाहिए, और अब मसला ये है कि अगर हुकूमत अपने इंपोर्ट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए ग्रोथ कम कर रही है, इससे इंपोर्ट कम होगी तो साथ में इससे एक्सपोर्ट कम होने का भी खदशा पैदा हो सकता है, इससे बेरोजगारी पैदा हो सकती है, इससे दीगर मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो आप इस पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि डॉक्टर अकमल साहब ये समझ रहे हैं कि हमें ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहिए, ना कि उसको कम कर दें। अच्छा, इकरामुल हक साहब आप क्या कहेंगे इस पे सर? जी, मेरा बिल्कुल इसमें ख्याल यही है कि देखिए, जब आप ग्रोथ के पाथ पे जाते हैं तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो और दूसरी वो इंक्लूसिव हो। अब ये जो 2 बातें हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उस पे आप खर्च करें, लोगों की सेहत, लोगों की तालीम पे, और तालीम भी ऐसी हो जिसमें आप ख़ास तौर पर ये भी इसका बात का भी आप पूरा ख्याल रखें कि सब लोग जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी चाहिए होगी। और बड़ा तबका जो है सर, एजुकेशन और हायर एजुकेशन और तालीम पे मैं इकरामुल हक साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर मजीद बात करता हूँ आके, लेकिन जो पहले मेरा सवाल था मैं शबर जैदी साहब के पास ले जाऊँ, उन्होंने ज्वाइन कर लिया दोबारा। शबर जैदी साहब, ये हुकूमत की जो पॉलिसी कि हम अपने इंपोर्ट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए ग्रोथ को कम करें, आपके ख्याल में एक कैसी पॉलिसी है? क्योंकि डॉक्टर अकमल का ख्याल है कि इससे अगर हम अपने इंपोर्ट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए ग्रोथ कम करते हैं तो इससे एक्सपोर्ट भी हमारी कम हो सकती है, फिर गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है, अफरात ज़र बढ़ सकती है। तो सही हिकमत अमली क्या है आपके ख्याल में? देखिए, सबकी बातें सुन रहा था और मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे इन सब की बातें सुन के हंसी आ रही थी। जो आपके हालात है, ये इस तरह की कहानियां और ये स्टोरियां, इंक्लूसिव ग्रोथ और ये सब, ये आप किस दुनिया की बातें कर रहे हैं? आपके पास जिंदा रहने के लिए पैसे नहीं है तो कुछ हकीकत के साथ करीब आए। पाकिस्तान के का जो इम्पोर्ट का बिल है वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो एक लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं सकता। अगर आप उसके लिए कोई भी कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कहने को तो मैं सब कुछ कह सकता हूं, मगर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है वो अभी 4 साल तक भी 40 बिलियन नहीं कर सकता। ये सिर्फ कहने की बात है। एहसन इकबाल साहब ने पहले ये 30 साल हुकूमत करते रहे, ये टाइम ज़ाय कर रहे हैं, इनके साथ इनको सीरियस नहीं लें आप। बात बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होना है, सुकेड़ना है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत को हम एक्सपेंशन फेज में ले जा सकते हैं, ये वो गलत है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान की माशी हालत क्या है। एक्सपोर्ट की फिगर आप 35 भी क्रॉस नहीं करने वाले 2026 में। तो ये बातें करने से बेहतर है कि अपनी हकीकत को पहचाने कि पाकिस्तान की मईशत को सुकेड़ना है और वो हर हाल में सुकेड़ी जाएगी। IMF के बारे में गुफ्तगू करने से भी परहेज किया जाए, क्योंकि अगर IMF नहीं आया तो आपको डिफॉल्ट में चले जाना है। तीसरी बात जो है, मेरे साथ को ताजिर भाई मेरे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उस बात में भी कहता हूं, वो 8 बजे को रजिस्ट कर रहे थे, हमें 6 बजे पे जाना है और हम 8 बजे से 6 बजे तक करेंगे। ये जो मर्जी शटर डाउन करें या कुछ भी करें, पाकिस्तान की मजबूरी है, ये करना है। डे लाइट का इस्तेमाल होना है।
अगर नहीं होना तो ये लोग जो मर्जी करना है शट डाउन करें, जितना मर्जी ब्लैकमेल करें, ये पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान चलेगा जब पाकिस्तान के पास अपने पैसे, अपने इंपोर्ट के बिल देने के पैसे होंगे। ये नहीं हो सकता कि हर आदमी माफिया बन जाए यहाँ पर और जो दिल चाहे वो कहता रहे। तो मेरी आपसे गुफ्तगू करने से मेरा मकसद ये कहने का है कि पाकिस्तान के मारूजी हालात को समझें। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इसको समझें। ये इस वक्त रियलिटी है और इसको ये कह के कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सारी थ्योरियां हैं। मुझे आप बता दें कि क्या चीज एक्सपोर्ट आप बढ़ा सकते हैं? कोई चांस नहीं है एक्सपोर्ट के बढ़ने का अगले 4 साल तक। ये रियलिटी है, ये 75 साल तारीख है, तारीख से मुंह नहीं मोड़े। इंपोर्ट को घटाना है, ये भी रियलिटी है। इस चीज को कोई तो पाकिस्तान के पास बिजली की लोड शेडिंग नहीं हो रही है, पाकिस्तान के पास बिजली का फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं है। तो मेरी गुजारिश आप तमाम हजरात से ये है कि जमीन पे रहकर, जमीन पे कदम रखकर फिर बात करें। ये जो बिला वजह की गुफ्तगू है कि मैं ये करूंगा, इंक्लूसिव ग्रोथ करूंगा, ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करूंगा, तालीम पे खर्च करूंगा। सर, तालीम और एजुकेशन के ऊपर सूबाई गवर्नमेंटों के पास इतने पैसे हैं कि पैसे बच जाते हैं। मसला तालीम पे खर्च करने का नहीं है। और आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि श्रीलंका के एक रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि तालीम का कोई ताल्लुक इकोनॉमी से नहीं है। श्रीलंका के अंदर 100% एजुकेशन है, मगर श्रीलंका फिर भी डिफॉल्ट पे चला गया। तो तालीम का होना या तालीम का नहीं होना इकोनॉमिक्स को चेंज नहीं करता है। ये मैं मानता हूं तालीम होनी चाहिए, मगर तालीम का होना इकोनॉमी को चेंज नहीं करता है। ये रियली समझनी चाहिए। किताबों की बातें छोड़ें और आगे चलें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सही है सर। आप इस पर, मैं इससे पहले कि डॉक्टर अब्दुल समी खान साहब की तरफ बढ़ूं, डॉक्टर अकमल साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? क्योंकि अच्छा चलें, डॉक्टर अकमल साहब हमारे साथ अब मौजूद नहीं है। बिल्कुल एक जाहिर है डिफरेंट ओपिनियन है शबर जैदी साहब की और डॉक्टर अकमल साहब एक मुख्तलिफ बात कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर शबर जैदी साहब ये कहते हैं कि हमें अपनी मैशत को सुकेड़ना है ताकि हम अपनी जो मैशत है उसको चला सकें, क्योंकि हम खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल समी साहब, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं एनर्जी सेक्टर में, अगर हम देखा जाए पावर सेक्टर के गंभीर मसाइल हैं। हमारा जो है वो जाहिर है एक गर्दिशी कर्जा है जो हमारी जान नहीं छोड़ा। फिर पेट्रोल महंगा होने की वजह से, ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। आप क्या तवक्को कर रहे हैं कल के बजट में? क्या आप डिमांड्स रखते हैं या तवक्कुआत रखते हैं, क्या होना चाहिए? अस्सलामुअलैकुम। शब्बर जैदी साहब ने बहुत अच्छी बात की है, मैं उनसे बड़ा मुत्तफिक हूँ। बात यह है कि हमारे जो, आप अगर मेरी पावर की बात कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको ABCD नहीं मालूम, एनर्जी वाले को उनको कुछ पता नहीं है। इस तरीके से चलता नहीं है मुल्क। इनको टेक्निकल लोगों को साथ रखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि सही रास्ते पे। देखिए, ये जिस तरीके से ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, ये बड़ा जुल्म है और उसके असरात बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन हालात में भी हम रशिया या ईरान से क्यों न लें, हम उनसे पेट्रोल और गैस क्यों न लें। अगर इससे बुरी हालत तो पाकिस्तान की कभी नहीं थी। अगर हम यही करते रहे, जब इंडिया और दूसरे ममालिक उनसे ले रहे हैं और अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, अगर हमें इनसे इंपोर्ट की इजाज़त मिल जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। जहाँ तक सेक्रीफाइस की बात है, वो तो हमें पूरे पाकिस्तान को, अवाम को देनी पड़ेगी। अब ताजिर हजरात ने कहा कि साहब 8 बजे, अरे भाई आपको अगर किसी का पैसा नहीं होगा 8 बजे, आप 10 बजे भी कर देंगे, वो आपके वहाँ ख़रीदार आएगा नहीं। आपको तो इसको खुशामदेद करना चाहिए और एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त ऐसा आ गया है कि हम उसी में नहीं, बल्कि हमें बहुत सी चीज़ों में सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ऐसा वक्त पाकिस्तान में कभी नहीं आया और हम ये दुआ करते हैं कि हुक्मरान को एक समझना चाहिए कि वो इतनी मिनिस्ट्रियाँ बना दी हैं, कोई उनमें आपस में मिनिस्टर्स में कोलिशन नहीं है, कोई बात तय नहीं कर पाते। इस तरीके से कोई हुकूमत इन हालात में नहीं चल सकती है और इनको ये चाहिए कि हमें
अवाम को बड़े बड़े दावे ना करें, बल्कि इनको बताएं। और पॉलिटिशियन एक दूसरे को बुरा भला कह रहा है और लोग परेशान है कि भाई ये हमारी ये हालत हो रही है, और ये दोनों पार्टी, अपोजिशन और गवर्नमेंट, सब एक दूसरे के बुरा कहने के अलावा कोई माशी बात नहीं कर रहा। अगर ये नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये तो मज़े में है। और मैं तो मुतालबा करूँगा कि MNAs, MPAs और सेनेटर्स को 1 साल के लिए ऐलान करना चाहिए कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, ये नहीं। अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को बहुत ही नुकसान पहुँचेगा और हम अब जहाँ खड़े हैं इससे भी नीचे चले जाएंगे। और IMF का मामला है, जैसे शब्बर साहब ने कहा भाई हम मजबूरें ले रहे हैं, मगर उन जो पैसा मिलता है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, और अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। और तीसरा जो ज़रूरी इस मुल्क के लिए है वो उसको काम ज़रूर करना चाहिए, डैम ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि पानी की इतनी किल्लत है कि लोग कितनी दूर से पानी लेने जा रहे हैं। और अब मुझे तो अगले साल भी जो है पानी की बड़ी किल्लत दिखाई दे रही है, और इसको गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ तक बड़े शहरों में लोग मोटरसाइकिलों में इतना पैसा पेट्रोल कर देते हैं, इनको फ़ौरन बसें मंगा के, अच्छी बसें, पुरानी बसें जैसी भी हैं, शहर में चलानी चाहिए ताकि इन पे भार कम हो जाए। सही है, शुक्रिया। पेट्रोल की बचत हो सके। जी राइट सर। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इकरामुल हक साहब के सामने और 2-3 चीज़ें रखते हैं। खासतौर पर गवादर के हवाले से कहा गया, CPEC के हवाले से कि जी पिछली हुकूमत ने CPEC को जो है वो नुकसान पहुंचाया है और इसको सुकेड़ा है, जबकि असद उमर साहब कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी हमने इसको एक्सपैंड किया है। तो सही कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है? और फिर तामीराती शोबे में 49% जो ग्रोथ हुई पिछले साल में, जो ग्रोथ आई है हमें ज़रूरी शोबे में, सनती शोबे में और सर्विसेज के शोबे में, उस ग्रोथ का इम्पैक्ट क्या नेगेटिव आया है? यानी ग्रोथ तो हमारे हदफ से ज़्यादा हुई है और GDP भी ज़्यादा है, फिर हम आज परेशान क्यों बैठे हुए हैं? तो इस पर भी हम ज़रा बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इकरामुल हक साहब, जब हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में ग्रोथ देखते हैं पिछले साल में, तो जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 3.5% का टारगेट रखा, 4.4% हमने अचीव किया। इसी तरह से इंडस्ट्री में 6.6 रख के 7.2 पर हम पहुंचे और सर्विसेज में भी 4.7 का टारगेट था, 6.2 पर आए। फिर तामीराती शोबे में 49% ग्रोथ हुई। तो इस ग्रोथ के नतीजे में आपके ख्याल में ये मईशत के लिए बेहतर रहा या मईशत का कमज़ोर पहलू बन गया? क्योंकि शायद इस सारी ग्रोथ के साथ साथ हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है, एक तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ग्रोथ के ये नंबर रीबेस होने के बाद के हैं। तो अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो फिर शायद ग्रोथ के वो नंबर नहीं थे, मगर फिर भी कोविड से हम बहुत कामयाबी से निकले और अब एक सस्टेनेबल ग्रोथ का मॉडल भी पिछले वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम अगरचे बहुत तख़ीर से मगर वो बना चुके थे। तो मेरा ख़्याल ये है कि इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट दरअसल हमारे ऑयल का है। अगर आप ऑयल का फैक्टर निकाल दें तो बाकी हमारा खुर्दनी तेल और इस तरह की चीज़ें तो हम यहाँ भी पैदा कर सकते हैं। और इससे खौफज़दा होने की बात नहीं है कि दरअसल हमारा इंपोर्ट का और ये जो एक्सपोर्ट का फ़र्क तो हमेशा से पाकिस्तान में रहा है। अगर आप इसमें 30 बिलियन से ज़्यादा की जो रेमिटेंसेज आई हैं वो भी डाल लें तो फिर आप कोई वही आपको हर साल कोई 12-14 बिलियन डॉलर का आपका जो है वो खसारा होता है। बात यह है कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर में पैसा नहीं लगा रहे हैं। आप जो प्रोडक्टिव सेक्टर में पैसा नहीं लगाते हैं और सिर्फ पैसे आप बाहर से इसलिए लेते हैं कि या तो अपने आप को अपने रिज़र्व मेंटेन करने होते हैं या आपको अपना फिस्कल डेफिसिट या बाहर की जो अदायगियाँ उसको मीट करना होता है। असल ख़राबी ये है कि पाकिस्तान में ये नहीं भी सोचा गया कि दरअसल हमें चाहे आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े मुल्कों ने प्रोजेक्ट्स लोन लिए, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, जैसे पहले आप CPEC की बात कर रहे थे। तो ये मनसूबे वो होते हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्स आपका भी बेहतर होना शुरू होता है, मौके मिलते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो कोई ऐसा शॉर्टकट तो
तो नहीं है कि कल हम ये कहें कि हमारा ये जो फिस्कल डेफिसिट है या जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ये एक दिन में ठीक होने वाला है, मगर इसके साथ साथ कम से कम हमारी सिमत तो ठीक हो, डायरेक्शन तो ठीक होनी चाहिए। तो इसके बजाय कि हम एक बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो ये साबित करें कि शायद हम वाएबल नहीं रहे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल में श्रीलंका से मुकाबला करते हुए भी आप देखें तो दरअसल वहाँ टूरिज़्म की कमाई से उनका पूरा इन्हिसार था, इसमें एजुकेशन का या ना एजुकेशन होने की बात नहीं थी। और उन्होंने कोई और वसाइल पैदा नहीं किए थे। मसा हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। हमारे जो सर्विस सेक्टर है उसने भी ग्रो किया है। ठीक है, हमारी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत शदीद प्रॉब्लम्स हैं, हम गंदम भी मंगवा रहे हैं, मगर फिर भी इसको बेहतर करने के इम्कानात हमारे पास हमेशा मौजूद हैं। तो अगर होलिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान का मुकाबला तो सर ये जो शफर साहब ने फरमाया कि इकराम साहब जो शफर साहब ने फरमाया कि हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो आपको इस सिनेरियो में होप्स कहाँ दिखाई दे रही हैं बेहतरी की? जी देखिए, 2.3 बिलियन तो मंडे को ही या ट्यूसडे को ही चाइना से आ रहा है। तो आपके पास फिर जो है वो तकरीबन 10 बिलियन से ज़्यादा का ज़र मुबादला। और कभी पाकिस्तान की तारीख में मैंने देखा नहीं कि आपको 2 महीने से ज़्यादा के ज़खायर आप इम्पोर्ट के लिए रहे हों। ये तो हमेशा ही होता है पाकिस्तान में। कौन से ऐसे हमने ज़माने देखे हैं जहां हमने कोई 300 बिलियन का जो है वो हमारे पास रिज़र्व थे। ये हमारे यही रहते हैं, बस 15-16 बड़ी हद हुई तो बाहर से हमने कर्जा लेकर उसको 20 दिखा दिया, वो तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह इंपोर्ट लेड ग्रोथ का भी क्या फ़ायदा है? हर वक्त अगर आप इंपोर्ट कर करके ये कहें जी मैंने बहुत ग्रोथ कर दी, तो वो भी कोई ग्रोथ नहीं है। तो एक बैलेंस और मतवाजी चीज़ करनी चाहिए। अगर आप बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं तो वो किस कीमत पर मंगवा रहे हैं, कितनी अंडर इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, आप किस तरह के बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, क्यों कंज्यूमरिज्म बेजा आप कर रहे हैं, क्यों आप अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ तवज्जो नहीं देते, एक्सपोर्ट क्वालिटी आप क्यों बेहतर नहीं करते, वैल्यू एडिशन क्यों नहीं करते हैं। तो ये सारे सवालात आपस में जुड़े हुए हैं और मेरे नहीं ख्याल डिफ़ॉल्ट का कोई ऐसा ख़तरा पाकिस्तान को खुदा न खास्ता है। आप देखेंगे कि जैसे ही मिड ऑफ दी ये जो महीने के दूसरे तीसरे वीक में IMF भी हमें पैसे देगा और उसके बदले में फिर आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक भी देगा, एशियन डेवलपमेंट भी से हमेशा से पाकिस्तान को मिलते हैं और फिर दोस्त ममालिक भी देंगे। तो आप देखेंगे कि हाँ, ये मैं इससे कोई डिज़ायरेबल चीज़ नहीं कह रहा कि आप कर्जे लेकर ये काम करें, मगर इस तरह भी खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो जहाँ हमें इस्लाहात करनी है, जहाँ हमें बेहतरी करनी है, मैं पूरी तरह मुतफ़िक़ हूँ शब्बर साहब से भी कि बेहतरी करनी चाहिए, इस्लाहात लानी चाहिए, मगर कोई तरह डिप्रेस होने की भी बात नहीं है। ठीक है शफर साहब, ये एक तरफ ज़ाहिर है हम इकनॉमिक क्राइसिस है, फिर हम सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम दे रहे हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी जो एक सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, उसके बाद PTI के लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम, मुआशी तौर पर जो इस्तेहकाम है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर अगर हम पिछले 1-1.5-2 महीने के अंदर होने वाली सूरत हाल को देखें तो सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा। देखिए, मेरी बात को समझा नहीं जा रहा है। मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक हकीकत पसंदाना बात करने का आदी हूं। जब मैंने 6 महीने पहले ये कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है तो आप सारे परेशान हो गए थे। अब हर बंदा ये कहता है कि मुल्क दिवालिया है। अगर आपको दीवार के पार नजर नहीं आ रहा तो फिर मेरा कसूर कोई नहीं है। मसला मेरा ये नहीं है, मसला मेरा ये है कि मुझे $45 बिलियन चाहिए अगले साल में, और मुझे कोई मेरे पास कमिटमेंट नहीं है $45 बिलियन की। मिफ्ता साहब ने कॉन्फ्रेंस में ये बात मैंने नहीं कही है, मिफ्ता साहब ने कहा है कि मेरे पास $45 बिलियन नहीं है। बड़ी अच्छी बात लगती है। इकराम साहब कहते हैं कि हम तो हमेशा से इस तरह भिख मंगे हैं कि हमेशा से हमारे पास, हम इधर से पैसे देंगे। मुझे निहायत अफसोस होता है जब हम ये कहते हैं कि बड़ी खुश आयद बात है कि हमें लोन मिल जाएगा। मैं जो बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सियासी अदम इस्तेहकाम का कोई ताल्लुक पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालत से नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, बात बड़ी सिंपल है जिसको लोग समझना नहीं चाहते। वो ये सिंपल बात ये है कि पाकिस्तान में 21-22 के अंदर हमारा जो डेफिसिट था वो 3 बिलियन का था, और हमने उसको अब डेफिसिट को बढ़ के वो 13-14 का हो गया है। और हमें अगले साल में $45 बिलियन चाहिए जो हमारे पास, जिससे किसी की कमिटमेंट नहीं है हमारे पास, और हमें IMF का रोल ओवर करना है, वो भी एक कंडीशनलिटी है। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगले साल होने वाले में भी हमारा 12-15 का डेफिसिट है।
तो मुझे ये समझा दें, ये सारे जो पाकिस्तान के मईशतदान हैं, कोई मुल्क जो मुस्तकिल सारे 75 साल से मुस्तकिल 12-15 10-12 का डेफिसिट पे गुजरता जा रहा है, वो मुल्क किस हालत में अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात कर सकता है? तो अगर हम ये कहते रहेंगे कि जी बड़ा अच्छा है, वो उसने हमें कर्जा दिलवा दिया, बहुत अच्छा है कि हमें और लोगों ने भीख दे दी, तो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं जरा एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आदमी हूं, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको कि सियासी अदम इस्तेकाम कोई हैसियत नहीं रखता। इन सियासतदानों की कोई हैसियत नहीं है आज के पाकिस्तानी माशी माहौल में। ये जो कुछ भी हो रहा है माशियत में, ये उस IMF के कहने पर हो रहा है और सही हो रहा है। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया इकरामुल हक साहब और डॉक्टर अब्दुल समीद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। खुसूसी ट्रांसमिशन थी, कल बजट आएगा तो उसके भी हम मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।